नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल से हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रोजाना सुबह 10:30 बजे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक और ये टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक, आप लोग इसको जरूर इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे, आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। ये दो तरीके का प्लान है यहाँ पे, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। प्लस जो है वो कंप्लीट हमारा रेगुलर कोर्स होता है। इसका जो 12 महीने का चार्ज है 49,500। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और फीस हो जाएगी आपकी 44,550। वहीं अगर 24 महीने का लेते हैं, यानी 2 ईयर का जो प्लान है, 72,000 रुपए कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800, 10% डिस्काउंट के बाद। ठीक है ना। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही लाइव क्लास वाली, इसके साथ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लान के साथ स्टडी और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। इसका जो 12 महीने का आपका चार्ज है 69,500, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 12 महीने की 62,550। वहीं अगर 24 महीने का ले लेते हैं, यानी 2 ईयर का प्लान 2 साल का, 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए। तो ये सारा प्लान है, सारी चीजें। तो अब हम लोग शुरू करेंगे आज का जो मैं आप लोगों के लिए एडिटोरियल्स लेकर के आया हूँ। डेली न्यूज में हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। ठीक है ना। और इसमें आज मैं आप लोगों के लिए 4 एडिटोरियल लेकर के आया हूँ। पहला है बाघ संरक्षण के लिए पुरस्कार। सोर्स है इसका द हिंदू का आर्टिकल है, मुद्दा है जीव विज्ञान एवं पर्यावरण का। दूसरा है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये भी आर्टिकल है द हिंदू का, और मुद्दा है भारतीय राजनीति का। और तीसरा आर्टिकल है भारत बहरीन के बीच समझौते, सोर्स इंडियन एक्सप्रेस, मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। और चौथा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, सोर्स इंडियन एक्सप्रेस, और मुद्दा है भारतीय राजनीति का। तो ये 4 आर्टिकल आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का, बाघ संरक्षण के लिए पुरस्कार। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि बाघ के संरक्षण के लिए पुरस्कार की बात कह रहा है। इसके लिए पुरस्कार दिया गया है बाघ के संरक्षण के लिए। तो क्या कि बाघ के संरक्षण के लिए पुरस्कार, तो क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आप इस टॉपिक में फिल्म्स के लिए ध्यान में रखेंगे, TX2 अवार्ड की बात आएगी, उसके बारे में, कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR के बारे में, ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र, और TX2 लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आप इस सारा टॉपिक ध्यान में रखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस आर्टिकल में आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे भारत में बाघों की स्थिति और इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सोर्स है आपका द हिंदू का ये आर्टिकल है। देखिए करके ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ने 4 वर्ष यानी 2014 से 18 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड जीता है। यानी बाघों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार ये पुरस्कार दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, क्योंकि ये 4 वर्षों में यानी 2014 से लेकर के 2018, इन 4 वर्षों के दौरान में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की जो भी संख्या थी उस संख्या को दोगुना किया है, और इस पुरस्कार का नाम है TX2 अवार्ड। ठीक है, कि टाइगर की संख्या को दुगुना किया है वहां पे, इसलिए तो ध्यान से पढ़िए
क्या क्या चीज में इंपॉर्टेंट है, TX2 अवार्ड क्या है, सारी चीजें भी आएंगी इसमें, एक एक करके देखते हुए चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ साथ भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र ने भी इस दिशा में अपने प्रयासों के लिए कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड जीता है। और पीलीभीत के साथ साथ कौन जीता है, भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है एक ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र, इसने जीता है, इसके लिए कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता है। तो अभी क्या है सब चीजें आगे देखेंगे। और ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 के अखिल भारतीय बाघ आकलन ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। किसने, 2018 का बनाया था अखिल भारतीय बाघ आकलन ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण, यानी कैमरे से सबसे बड़ा, कैमरे में वन्य जीवों का सर्वेक्षण करने के लिए है, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अखिल भारतीय बाघ आकलन ने। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब इन पुरस्कारों के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, क्या है ये पुरस्कार। कि वर्ष 2010 में शुरू हुए ये दोनों पुरस्कार टाइगर रेंज कंट्रीज यानी TRC में किसी भी ऐसी साइट को दिया जाता है जिनसे वर्ष 2010 के बाद बाघ संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ठीक है, वर्ष 2010 में शुरू हुए हैं दोनों पुरस्कार, और TRC टाइगर रेंज कंट्रीज में दिए जाते हैं ऐसी साइट को जिसने 2010 के बाद से बाघ संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ठीक है ना, और यहां साइट से अभिप्राय बाघ आबादी वाले ऐसे क्षेत्र से है जिसे कानूनी रूप से देश की सरकार द्वारा नामित किया गया हो। ऐसी आबादी वाले क्षेत्र से है जिसे कानूनी रूप से, ठीक है ना, देश की सरकार के द्वारा नामित किया गया हो। और टाइगर रेंज कंट्रीज ऐसे देश शामिल हैं जहां बाघ अभी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। TRC में टाइगर रेंज कंट्रीज में ऐसे देश शामिल हैं जिसमें जहां बाघ अभी भी बड़ी ज्यादा संख्या में है। और इन पुरस्कारों के विजेता की घोषणा 23 नवंबर 2020 को वैश्विक TX2 लक्ष्यों यानी TX2 गोल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है। आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है कि बाघ संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया गया है इसके विजेताओं की घोषणा 23 नवंबर 2020 को वैश्विक TX2 लक्ष्यों TX2 गोल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है। ठीक है ना, और आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें, और क्या क्या पुरस्कारों के बारे में ध्यान से देखिए कि पुरस्कार के विजेताओं को छोटा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये जो विजेता होंगे पुरस्कार के, इनको छोटा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा जिसका उपयोग भविष्य में बाघ संरक्षण की दिशा में की जाने वाली पहलों के लिए किया जाएगा। ठीक है, जिसका उपयोग भविष्य में बाघ संरक्षण की दिशा में, जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये सारे पुरस्कार बाघों के संरक्षण के लिए ही दिए जाते हैं। और TX2 अवार्ड, ये क्या है TX2 अवार्ड, देखिए यह पुरस्कार ऐसी साइट को दिया जाता है जिसने वर्ष 2002 से अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, दोगुनी या उससे ज्यादा वृद्धि जो बाघों की आबादी में दर्ज होता है उसमें। और दूसरा है जो कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, इसके बारे में भी देखिए कि क्या कह रहा है कि यह पुरस्कार किसी ऐसी साइट को प्रदान किया जाता है जिसने निम्नलिखित 5 विषयों में से 2 या उससे अधिक में उत्कृष्टता हासिल की हो। ठीक है ना, तो कौन से वो 5 हैं ये देख लीजिए आप लोग, कौन सा 5 है, यही है वो 5 कि बाघ और उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों की आबादी की निगरानी करने और इस संबंध में अनुसंधान करने के लिए, साइट का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए, उन्नत कानून प्रवर्तन तथा संरक्षण और वन पालकों के कल्याण में सुधार करने के लिए, समुदाय आधारित संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी, और पर्यावास और बाघों द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों का प्रबंधन करना।
ये सारा चीज है, ये 5 पॉइंट है जो कन्वर्जेंस के लिए दिए जाते हैं। अब ये जो TX2 के लक्ष्य क्या है, इसके गोल क्या है, ये देखिए क्या है TX2 का लक्ष्य। TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं और इन लक्ष्यों का निर्धारण विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है। और इन लक्ष्यों के निर्धारण के लिए वर्ष 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज यानी TRC में शामिल सभी 13 देशों की सरकारें पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन रूस में एक साथ आई थी, जहां उन्होंने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट, ठीक है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये जो TRC है टाइगर रेंज कंट्रीज, इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। यही है वो 13 देश जो TRC में शामिल हैं। और बाघ को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है और इसे सिटीज के परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध भी किया गया है। और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सारी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी और बाघ को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ये सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके लिए पुरस्कार में मिला है, किसको मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है इसको? TX2 यानी टाइगरों की संख्या 4 साल में दोगुनी करने के लिए इसको मिला है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए क्या कह रहा है, कहां है ये टाइगर रिजर्व, इसके बारे में जानिए। इसकी अवस्थिति क्या है? यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में अवस्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का उत्तरी छोर भारत नेपाल सीमा के पास अवस्थित है, जबकि इसका दक्षिणी हिस्सा शारदा और खकरा नदी के पास मौजूद है। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसका इतिहास क्या है ये देखिए। इसे वर्ष 2014-15 में विशाल खुले स्थानों के साथ अपने विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर एक टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कब? 2014-15 में खुले स्थानों के साथ अपने विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता मिली है। और क्या कह रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व अत्यधिक विविध तराई पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बेहतर उदाहरण है। इसकी विशेषता क्या है ये देखिए कि भारतीय वन्य जीव संस्थान WII द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि दुधवा पीलीभीत एक हाई कंजर्वेशन वैल्यू वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तराई पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो चुकी बाघ की विशिष्ट आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ 127 से अधिक जंगली जानवर, 326 पक्षियों की प्रजातियां और 2100 फूल और पौधों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और क्या कह रहा है कि जंगली जानवरों में यहाँ पे क्या क्या है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में? बाघ, हिरण और तेंदुआ आदि शामिल हैं। और इसमें कई जल निकायों के साथ जंगल और घास के मैदान भी शामिल है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और TX2 अवार्ड का कारण क्या है, क्यों दिया जाता है यह अवार्ड, क्या है इसका कारण? कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR में बाघों की संख्या सिर्फ 4 वर्ष यानी 2014 से 18 की अवधि में 25 से 65 हो गई है। इसलिए 25 से 65 हो गई है, दोगुने से भी ज्यादा। इसलिए ये इसको अवार्ड दिया गया है PTR को। और इसमें और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आते हैं इसमें?
उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं, दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं। अब जो ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र है, जो ये MCA जो ये भी अवार्ड मिला है, ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र पीलीभीत के TS2 अवार्ड के साथ, तो ये क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये दे देखिए इसका इतिहास क्या है कि मनुष्यों और वन्य जीवों के महत्व के लिए भूटान और भारत के बीच एक ट्रांस बाउंड्री संरक्षण क्षेत्र को संयुक्त रूप से विकसित और प्रबंधित करने की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 2011 में सामने आई थी। और इसकी विशेषता क्या है कि 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र TRMCA भारत में संपूर्ण मानस टाइगर रिजर्व यानी भूटान के 4 संरक्षित क्षेत्रों, 2 बायोलॉजिकल गलियारों को भी कवर करता है। ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि भारत में मानस टाइगर रिजर्व और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें बाघों, हाथियों, गैंडों जैसे जानवरों, पक्षियों और पौधों की 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भारत का मानस टाइगर रिजर्व है उसमें। और ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र और इसके आसपास का इलाका भारत तथा भूटान में तकरीबन 10 मिलियन से अधिक लोगों की प्रत्यक्ष सहायता भी करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है कि ये जो कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड का कारण क्यों मिला इसको ये अवार्ड, ये देखिए कि ट्रांस बाउंड्री मानस संरक्षण क्षेत्र को भी बाघ की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मानस टाइगर रिजर्व भारत में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 9 से बढ़कर वर्ष 2018 में 25 हो गई है, जबकि भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 12 से बढ़कर 2018 में 26 हो गई है। इसलिए इन लोगों को मिला है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा आर्टिकल है एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये आर्टिकल भी आपका द हिंदू का है। द हिंदू का यह आर्टिकल है और भारतीय राजनीति का यह मुद्दा है। किसका? भारतीय राजनीति का यह मुद्दा है। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात की जा रही है कि इसके लिए बहुत सारे वो कि खर्च बचेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आम आदमी को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो क्या है, ध्यान से पढ़िए। इसमें आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रखेंगे क्योंकि ये बात अभी संविधान दिवस के दिन की गई है। तो संविधान दिवस के दिन 26 तारीख को था, उस दिन ये बात कही गई। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बारे में देखेंगे और मेंस के लिए इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव और एकल मतदाता सूची के बारे में ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों है चर्चा में? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस यानी 26 नवंबर के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया, गुजरात में है, केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित किया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को। तो क्या क्या चीजें इसमें कही गई, क्या क्या बातें हैं, ध्यान से रखिए। टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है देखते हुए चलिए। क्या है मुख्य बिंदु? इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी सभी चुनावों के लिए एकल मतदान सूची के वक्तव्य को दोहराया है। बार बार भारतीय प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि एक राष्ट्र के लिए एक चुनाव होना चाहिए, राज्यों के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग, अलग अलग जो चुनाव की प्रणाली है ये गलत है। एक राष्ट्र के लिए एक चुनाव होना चाहिए, बार बार इस बात पे को ये कहते हैं। और इस बार भी 26 नवंबर के दिन इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची के बारे के भारत में अगर एकल नागरिकता है तो एकल मतदाता सूची भी होनी चाहिए और एक ही चुनाव होना चाहिए। और साथ ही पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे कानूनी किताबों की भाषा को
और सरल बनाएं और निरर्थक कानूनों को खत्म करने के लिए एक आसान प्रक्रिया का भी सुझाव दें। जो चुनाव से संबंधित जो भी कानूनी किताबें हैं उनके भाषा को और सरल बनाएं, जटिल भाषा है तो, और निरर्थक कानून जो उसमें बिना मतलब के कानून है उसको खत्म करने के लिए एक आसान प्रक्रिया का भी सुझाव दें। उन्होंने सुरक्षा बलों को भी श्रद्धांजलि दी है और आतंकवाद से लड़ने के भारत के प्रयासों की सराहना भी की। और यह दिन यानी 26 नवंबर 12 वर्ष पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये 12 वर्ष पहले 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी हमला भी हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या मुद्दा है ये देखिए, इससे क्या क्या लाभ है अभी पढ़िए। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या कह रहा है? यह विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संचालित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए, जिससे दोनों चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके और जो खर्च है वो लगभग एक ही खर्च होगा, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको एक साथ एक ही समय पे कराया जाए। इससे लाभ क्या होगा? इससे मतदान में होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नजर रखने में मदद मिलेगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकता है। ये सारी चीजें अभी आगे देखिए और क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता है और सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में इससे मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है। तो ये सब लाभ है इसके, जरूर ध्यान में रखिएगा। वन इंडिया वन इलेक्शन क्या कह रहा है कि शासनकर्ताओं की ओर से शासन संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। ये सब लाभ है और आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीति लाभ के लिए सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं, जो अंततः देश को दीर्घकालिक लाभ भी पहुंचा सकता है। और 5 वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिए सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई, अर्धसैनिक बलों, नागरिकों को अधिक समय मिल सकेगा। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, ये सारे लाभ है इसके। अब ये लाभ है तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो क्या चुनौतियां है एक राष्ट्र एक चुनाव से? क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी ये देखिए कि भारत की संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है और उल्लेखनीय है कि सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है और यह संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए और जिस क्षण सरकार गिरती है वहां चुनाव होना फिर आवश्यक होगा। तो ये फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कैसे की जाएगी? ये भी बात सही है। और सभी राजनीतिक दलों को इस विचार यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर विश्वास दिलाना और उनको एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सब चुनौतियां हैं, पढ़ते रहिए क्या क्या कह रहा है चुनौतियों के बारे में। और एक साथ चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटीएस की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ईसीआई को 2 सेट यानी एक विधानसभा के लिए और दूसरा लोकसभा के लिए प्रदान करने होंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ईसीआई को। एक राष्ट्र एक चुनाव के समय में एक ही समय पे दोनों होगा तो एक साथ 2 सेट पर प्रदान करने पड़ेंगे, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। और मतदान के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। ये सारी चीजें हैं क्योंकि एक साथ होगा। यहाँ पे सुझाव क्या हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव दिया गया है, क्या चेंज हो सकते हैं कि भारत में वर्ष 1951 से 51 और 52 से वर्ष 1967 तक विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के लिए भी चुनाव हुए थे। भारत में ऐसा हो चुका है पहले 51-52 से लेकर के 1967 तक में। इसलिए इस विचार एक राष्ट्र एक चुनाव की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिए।
और यहां तक कि भारत एक साथ स्थानीय निकायों के लिए भी चुनाव कराने के बारे में सोच सकता है। जो लोकल चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव, उसमें भी। और क्या क्या सुझाव है इसमें, ये देखिए कि राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। हालांकि ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता भी हो सकती है। ठीक है ना, तो जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। और क्या क्या इसमें सुझाव है, एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या सुझाव कह रहा है कि अमेरिका जैसे देश में जहां की कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, जबकि भारत में कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति जवाबदेह हो जाती है, इसलिए अमेरिका में एक राष्ट्र एक चुनाव ही होता है। और यदि भारत के संविधान में संशोधन कर सरकार के संसदीय स्वरूप को बदलकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया जाता है, तो इस समस्या का समाधान फिर मुमकिन हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में भारत में केवल लोकसभा और राज्यसभा चुनाव ही एक साथ हो सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब एकल मतदाता सूची के बारे में पढ़िए, वन वोटर लिस्ट के बारे में क्या कह रहा है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा एक एक मतदाता सूची का उपयोग करने पे कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली अलग अलग मतदाता सूचियों के निर्माण में काफी अधिक दोहराव होता है, जिससे मानवीय प्रयास और व्यय भी दोगुने हो जाते हैं, जबकि एक मतदाता सूची के माध्यम से इसे कम भी किया जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए। और इसमें क्या चुनौती होगी, एक मतदाता सूची में क्या चुनौतियां होंगी कि राज्य सरकारों को अपने कानूनों को संशोधित करने और नगर पालिका व पंचायत चुनावों के लिए ईसीआई मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी कर पाना कठिन है और बड़े पैमाने पर आम सहमति की भी इसमें आवश्यकता होगी। ये सारी चीजें हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें सुझाव क्या हो सकता है कि राज्यों को चुनाव आयोग की एकल मतदाता सूची अपनाने का विकल्प दिया जाए और चुनाव आयोग की मतदाता सूची में राज्य निर्वाचन आयोग के वार्डों की सूची स्थापित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से इसे आसानी से किया जा सकता है। और ये जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होता है, इसके लिए देख ले लीजिए, अभी 26 नवंबर को ही था ये, अभी 26 नवंबर के दिन इसका समापन हुआ है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से, कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। तो क्या है कि सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, 1921 में हुई थी और इस वर्ष इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए तो शताब्दी वर्ष इस बार इसका मनाया जा रहा है। और वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। यही 2020 के लिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की थीम थी। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या इसमें सुधार हो सकते हैं। भारत में चुनाव प्रत्येक समय में अलग अलग स्थानों पर होते रहते हैं और यह विकास कार्यों को बाधित करता है, इसलिए प्रत्येक कुछ महीने में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर गहन अध्ययन एवं विचार विमर्श भी होना आवश्यक है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि इस बात पर सर्वसम्मति बनाने की जरूरत है कि क्या देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है या नहीं, या सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बहस करने के लिए कम से कम एक साथ आना चाहिए और एक बार बहस शुरू होने के बाद जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है और भारत एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते बहस के परिणाम का पालन कर सकता है। ये सारी चीजें। अगला हमारा जो आर्टिकल है, आज का तीसरा आर्टिकल, ये है भारत और बहरीन के मध्य समझौते के बारे में बात कर रहा है और ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध का मुद्दा है।
ध्यान से देखिए कि भारत और बहरीन के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इस आर्टिकल में आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखेंगे बहरीन की अवस्थिति, खाड़ी सहयोग परिषद, अब्राहम समझौता और एयर बबल, और मेंस के लिए आप इसमें ध्यान में रखेंगे भारत बहरीन संबंधों के बारे में। ठीक है ना, तो जरूर ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है। भारत और बहरीन के बीच समझौते क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चर्चा में क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत और बहरीन रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, हाल ही में भारत और बहरीन रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित, ठीक है ना, और भी अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने पर क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिए। बहरीन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का एक सदस्य है और यूएसए की मध्यस्थता में इजराइल तथा यूएई के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। ठीक है, बहरीन जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ का जीसीसी का एक सदस्य भी है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, और यूएसए की मध्यस्थता में इजराइल तथा यूएई के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। जरूर ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। और देखिए आगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। कह रहा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचा, आईटी, फिनटेक, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। ये जो अभी हुआ भारत और बहरीन के बीच, तो इन मुद्दों पे द्विपक्षीय समझौता हुआ, जैसे क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों में रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार निवेश, बुनियादी ढांचा, आईटी, फिनटेक, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र। और दोनों पक्षों ने कोविड-19 से संबंधित सहयोग को और मजबूत करने की पुष्टि भी की थी। ठीक है, और बहरीन ने भारत द्वारा महामारी के दौरान दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति के माध्यम से दी गई सहायता की सराहना भी की है। जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और क्या कह रहा है इसमें, और क्या क्या हुआ भारत बहरीन के बीच में, उन्होंने दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया है। एयर बबल एक हवाई समझौता होता है अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, और एयर बबल दो देशों के बीच की हवाई यात्रा की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सेवाओं को फिर से शुरू करना है, जो अभी कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था, तो ये फिर से शुरू किया जाए। अब भारत में होने वाले तीसरे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत ने बहरीन को पुनः निमंत्रण दिया है। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, और क्या क्या चीजें हुई। वर्ष 2019 में भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास के लिए $4.2 मिलियन की परियोजना भी शुरू की थी। ठीक है, भारत ने, और 200 वर्ष पुराना यह मंदिर भारत बहरीन मित्रता के लिए एक अस्थायी प्रमाण के रूप में है। ठीक है, और भारत ने दिवंगत प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने भारत बहरीन संबंधों को मजबूत करने तथा बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। भारत बहरीन संबंधों के बारे में देखिए, इनका ऐतिहासिक संबंध क्या है भारत और बहरीन का, कि दोनों देशों का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता तथा बहरीन में दिलमुन सभ्यता थी। उस समय भी व्यापार होता था, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े रहे होंगे। और माना जाता है कि प्राचीन बहरीन के व्यापारियों ने भारतीय मसालों के साथ मोती का भी व्यापार किया था। जो प्राचीन बहरीन के व्यापारी थे वो भारतीय मसालों के साथ मोती का व्यापार किया करते थे। ठीक है ना। कौन कौन से इन लोगों के बीच समझौते हुए, ये देखिए कौन कौन से इनके बीच समझौते हुए अभी तक।
प्रत्यर्पण संधि हुई है जनवरी 2004 में भारत और बहरीन के बीच। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ है मई 2012 में भारत और बहरीन के बीच। संयुक्त उच्च आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में हुई है भारत बहरीन के बीच में। जल संसाधन विकास और प्रबंधन फरवरी 2015 में भारत और बहरीन के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अवैध संगठित अपराध, अवैध ड्रग्स, नशीले पदार्थों की तस्करी पर सहयोग दिसंबर 2015 में। ये इतने सारे समझौते भारत और बहरीन के बीच में हुए हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। और कौन कौन से इनके बीच समझौते हुए हैं ये भी देखिए एक बार क्या कह रहा है। और कौन कौन से समझौते हुए ये देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर, राजनयिक और विशेष सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए लघु स्टे वीजा से छूट पर समझौता, ये जुलाई 2018 में हुआ है भारत और बहरीन के बीच। और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग मार्च 2019 में। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। और भी हुए हैं, और क्या क्या कि वित्तीय वर्ष 2000 व्यापार और आर्थिक संबंध इनका देखिए क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1282.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा वर्ष 2019-20 में 753.60 मिलियन डॉलर है। और बहरीन में भारत का निर्यात कितना है? खनिज ईंधन और तेल, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, अनाज, नट, फल, परिधान तथा कपड़ों के सामान इत्यादि। और बहरीन से भारत का आयात क्या क्या है? कच्चा तेल, खनिज ईंधन और बिटुमिनस पदार्थ, एल्यूमिनियम, उर्वरक, अयस्क एल्यूमिनियम की राख, लोहा, तांबा इत्यादि। ये सारी चीजें बहरीन से भारतीय आयात होता है, भारत मंगाता है बहरीन से, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि बहरीन में भारतीय निवेश क्या कि जनवरी 2003 से मार्च 2018 के बीच बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग 1.69 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। और वित्तीय सेवाओं में उच्चतम निवेश का मूल्य कुल परियोजनाओं का 40% है, जिसके बाद अचल संपत्ति और आतिथ्य क्षेत्र भी है, ठीक है ना। तीन चीजों के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा आज का आर्टिकल है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में, ये ध्यान से देखिए। ये आर्टिकल क्यों अभी चर्चा में आया, अभी देखते हैं क्यों चर्चा में आया। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इसका भी सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस, इसका भी सोर्स है आपका इंडियन एक्सप्रेस। और ये मुद्दा है आपका भारतीय राजनीति का। और इसमें आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति की समाधान शक्ति और उससे संबंधित अनुच्छेद। और मेंस के लिए ध्यान में रखेंगे भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में अंतर। तो आप यहां से पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा कि अमेरिका की भी बात हो रही है, तो क्या मुद्दा है ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति चर्चा में क्यों है, क्या क्या कह रहा है। अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। अभी हाल ही में हुआ है यूएसए में। यूएसए के राष्ट्रपति ने क्या किया है, अपने पावर का क्षमादान शक्ति का उपयोग किया है अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए। तो क्या है ध्यान से देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है। एक्चुअली भारत का जो राष्ट्रपति वो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है, और अमेरिका की राष्ट्रपति जो क्षमादान शक्तियों के लिए है वो स्वयं कार्य कर सकता है कि वहां का प्रेसिडेंट ही प्रमुख होता है। हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्षमादान किया, तो अब इसका भारत के राष्ट्रपति से तुलना करते हुए हम लोग देखते चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अमेरिका में राष्ट्रपति की क्या है क्षमादान शक्ति।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित अपराधों को क्षमा करने या सजा की प्रकृति को बदलने का संवैधानिक अधिकार है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसको जो भी संघीय अपराध हैं उनको भी वो क्षमा कर सकता है, जो भी ज्यादा मतलब बहुत ही दुर्गम अपराध है उनको भी, और या उस सजा की प्रकृति को बदल भी सकता है। और क्षमादान एक व्यापक कार्यकारी और विवेकाधीन शक्ति है, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के लिए जवाबदेह नहीं है और अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य भी नहीं है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। कैसे? अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, ठीक है, राष्ट्रपति वहां का अध्यक्ष होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये शक्तियां सीमित हैं और इन्हें कांग्रेस, यानी वहां के विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इसकी, क्या क्या सीमाएं हैं, ये ध्यान से देखिए क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। महाभियोग के मामलों को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अमेरिका के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड विराम और क्षमा करने की शक्ति होगी। और इसके अलावा ये शक्तियां केवल संघीय अपराधों पर लागू होती हैं, राज्य के खिलाफ अपराधों पर लागू नहीं होती, केवल संघ के खिलाफ, राज्यों के खिलाफ नहीं। और ऐसे लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा माफ कर दिया गया है वे व्यक्तिगत रूप से राज्यों के कानूनों के तहत भी कोशिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति में क्या है कि जो संघ है, जो केंद्र है, केवल केंद्र में ही माफी है, राज्यों में नहीं, जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब अमेरिका का देखिए तो भारत की बात है कि भारत के भी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में देखते हुए चलिए कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार किए गए हों। ये भारत के लिए है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तो, ठीक है ना, इन सब में है क्षमादान की शक्ति हमारे यहाँ। और इसके लिए कुछ सीमाएं भी हैं हमारे राष्ट्रपति की। क्या सीमाएं हैं ये देखिए। राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। मंत्रिमंडल के बिना सलाह के हमारे राष्ट्रपति ये कार्य नहीं कर सकते। इनमें वर्ष 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य आदि मामले भी शामिल हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या है प्रक्रिया हमारे यहां राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की, कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए गृह मंत्रालय के समक्ष भिजवाया जाता है और मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है जिस राज्य सरकार का मामला है, जिसका उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद फिर अपनी सलाह देती है। राज्य सरकार जो भी क्या कहता है उस आधार पे फिर उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। क्या कह रहा है ये देखिए, उस पर पुनर्विचार, यदि राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है अनुच्छेद 74(1) के तहत, तो उन्हें मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु इसे वापस करने का अधिकार होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो जो मंत्रिमंडल ने विचार दिया है इसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। और यदि मंत्रिमंडल किसी भी बदलाव के बिना इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प फिर नहीं रहता। अगर भेज दिया और फिर दोबारा अगर मंत्रिमंडल ने उसी रिपोर्ट को दोबारा भेज दिया जो पहली बार भेजा है, तो इस बार दूसरी बार राष्ट्रपति उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे, दूसरी बार इस पे पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। 161 के तहत हमारे राज्य का राज्यपाल भी करता है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की जो शक्तियां हैं उनके मध्य में अंतर क्या है, क्या क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियों के मध्य क्या अंतर है, ये देखिए क्या अंतर है। पहला, सैन्य मामले,
सैन्य मामले में क्या है कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। जो सैनिक मामले होते हैं, कोर्ट मार्शल वगैरह जो भी होता है, उसमें भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को अधिकार नहीं है। मृत्यु दंड, राष्ट्रपति मृत्यु दंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं, परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्यु दंड के मामलों में विस्तारित नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जो है सभी मामलों में मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल सभी मामलों में नहीं दे सकते। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है, जो कि निम्नलिखित 2 तरीकों से भिन्न है। तो कौन से 2 तरीके हैं? ये देखिए क्या है शब्दावलियां, ये देख लीजिए। पहले क्या कह रहा है? क्षमा यानी पार्डन, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। क्षमा में क्या है कि इसमें दंड को भी हटा दिया जाता है, जो क्षमा किया जाता है, और जो बंदीकरण है मतलब वो कैद में भी नहीं रहेगा या ये हटा दिया जाएगा, तथा दोषी को सजा, दंड, दंडादेशों एवं निवृत्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, यानी पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है। लघुकरण, लघुकरण में क्या होता है? ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कर सकते हैं। लघुकरण में क्या होता है? इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे अगर मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उस सजा को कठोर कारावास में बदल दिया जाता है, यह होता है लघुकरण। अगला है परिहार, रिमेशन। रिमेशन में क्या है कि सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। इसमें सजा की अवधि को बदला जाता है, उसकी प्रकृति को नहीं। अवधि यानी कठोर कारावास मिली अगर 2 वर्ष की तो 1 वर्ष की कर दी जाएगी, लेकिन वो कठोर ही रहेगी। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये दोनों के साथ है। विराम, विराम में क्या कह रहा है? विराम में है रिस्पाइट में कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। अगर बहुत ही जटिल परिस्थिति है, विशेष परिस्थितियां हैं तब, जैसे उसमें क्या क्या, शारीरिक अपंगता है या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण, ऐसी स्थिति अगर होती है तो सजा को कम किया जा सकता है। और प्रविलंबन, रिस्प्राइव, प्रविलंबन में क्या कह रहा है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। फांसी होगी ये निश्चित है, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन, सारी चीजों के लिए है तो टाला जा सकता है। फांसी की कुछ समय के लिए टालना, प्रविलंबन, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये था आज का टॉपिक जो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये क्लास समझ में आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करिए। और ये आज की क्लास थी, फिर हम लोग मिलेंगे सुबह 10:30 बजे अपने क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।